नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज अभी SCMTS का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन एनालिसिस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो कल हमने पार्ट फर्स्ट बनाया था और आज हम इसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, वो उसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो कि SCMTS के पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जस्ट पीछे अभी जून में हुए थे एग्ज़ाम, वहाँ पूछे गए हैं। उससे पहले भी थोड़े पूछे गए हैं, CGL और HSL के सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये आपके दोबारा रिपीट ज़रूर होंगे ये क्वेश्चन, तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा इनको। तो दोस्तों, अभी हम इनके बारे में बात करने वाले हैं, क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा गया था SSC में कि अंटार्कटिका अधिनियम किस भारतीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा अंटार्कटिका है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप है वो कौन से देश के अंडर में है। तो इसके बारे में बात करें तो अंटार्कटिका किसी भी देश का हिस्सा नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास अंटार्कटिका का स्वामित्व हो। अंटार्कटिका एक अलग ही महाद्वीप है जिस पे किसी भी देश का किसी महाद्वीप का कंट्रोल नहीं है। और वहाँ पे जैसे आप जानते होंगे कि परीक्षण केंद्र हमारे बहुत सारे हैं, सभी देशों के हैं। तो और बात करें इसके बारे में, तो इसके बजाय अंटार्कटिका को राष्ट्रों के एक समूह द्वारा अंटार्कटिक संधि नामक एक अनूठी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी द्वारा शासित किया जाता है, जिस पर पहली बार 1 दिसंबर 1959 को 7 देशों के प्रतिनिधित्वों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि सभी देश है वो इसको यूज़ ले सकते हैं अलग अलग हिस्सों में, लेकिन स्वामित्व वो किसी देश का नहीं है। यहाँ पे अधिकार किसी देश का नहीं है। ये हस्ताक्षर 1959 में हुए थे। ये आपसे पूछ सकते हैं कि हस्ताक्षर कब हुए थे, तो 1 दिसंबर 1959 को है वो ये समझौता हुआ था कि किसी भी देश का इस पर अधिकार नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन दिए हुए थे 3 जो कि मौलिक अधिकार थे। एक ऑप्शन था तो मौलिक अधिकार नहीं था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो इस बात करें हम मौलिक अधिकारों के बारे में, तो संविधान में अभी है वो मौलिक अधिकार अभी 6 हैं। इससे पहले जब मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार 7 थे। वो संपत्ति का अधिकार है वो उसको मौलिक अधिकार को हटा के मौलिक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया है। अनुच्छेद 301 में डाल दिया उसको। और मौलिक अधिकार है वो उनका वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक उनका उल्लेख मिलता है। बात करें मौलिक अधिकार की, तो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख मिलता है। और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम का अधिकार है उसका अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका उल्लेख मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में इसका अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है। और बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता एवं अधिकार का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो इसमें उल्लेख मिलता है। और आगे बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख मिलता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। तो अनुच्छेद 31 में है वो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन ये अब अनुच्छेद 31 नहीं है। वो संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत है वो कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया है। आप ये समानता का अधिकार है, इसमें कौन कौन से अधिकार हैं, तो आपसे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि समानता में कौन कौन से अधिकार हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से ये दे देंगे 3 ऑप्शन कि ये बताइए कि इन चारों में से समानता का अधिकार कौन सा नहीं है, या फिर ये किससे संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित है, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। ये आपसे ऑप्शन दिए जाएंगे। ये समानता का अधिकार है हमारे व्यक्तित्व का, ये फ्रीडम का है, ये शोषण का है, और धार्मिक का और सांस्कृतिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी उल्लेख इसका मिलता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ये आपसे बहुत बार प्रश्न बनते हैं कि कौन कौन से है वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में से मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य 4 ऑप्शन दिए गए थे। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, और प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। ये मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य है, और ये मौलिक कर्तव्य है, और ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका उल्लेख है वो संविधान के 49 अनुच्छेद 49 में इसका उल्लेख मिलता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य हैं वो संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है बहुत बार। इसके बाद है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 51A में किया गया है। और आगे का तो मौलिक कर्तव्य है वो प्रकृति में गैर न्यायिक है। मौलिक कर्तव्यों का विचार है वो रूसी संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन है वो, ये जो 5 टॉपिक है ये कम से कम प्रत्येक परीक्षा के प्रत्येक शिफ्ट में लगभग रिपीट होते ही होते हैं। तो ये टॉपिक, ये 5 पॉइंट है वो आप ज़रूर याद करिएगा। ये पॉइंट है वो इतने इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से पर्सन ऐसे एक छोड़ के एक शिफ्ट में आता ही आता है। ये 5 टॉपिक ही इतने इम्पोर्टेंट है कि पर्सन बनते ही बनते हैं। बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मूल संविधान में है वो मौलिक कर्तव्य 10 थे 1976 में। और उसके बाद है संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, वो बाल अधिनियम वाला, उसमें अनुच्छेद 11 है वो मौलिक कर्तव्य 11वां वो जोड़ा गया था। वो 86वां संविधान संशोधन था, उसके तहत जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। जो ये इतना पढ़ाऊँगा बताऊँगा आपको तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। और ये जो लास्ट वाला मौलिक कर्तव्य 11वां, ये मौलिक कर्तव्य है जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था कि सभी माता पिता है वो या अभिभावक है का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को, जो कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल भेजना है, वो अनिवार्य कर दिया गया था। ये कब किया गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं इतना बताऊंगा सब कुछ तो आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो आप शॉर्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप वो PDF से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मपाल ने है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना है वो किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। बात करें इसके बारे में, तो बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला है वो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना नरेश धर्मपाल 1975 से 800 ईस्वी के ने करवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि गुरु जयलक्ष्मी ईश्वर किस नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से भरतनाट्यम भी एक शामिल है। बात करें इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, तो तमिलनाडु से संबंधित भरतनाट्यम एक मुख्यतः व्यक्तित्व है, ये गुरु जयलक्ष्मी है वो इससे संबंधित है। या और तमिलनाडु से अन्य व्यक्ति बात करें भरतनाट्यम से अन्य व्यक्ति बात करें भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति आपसे पूछ सकते हैं कि इनका संबंध है वो कौन से नृत्य से है या फिर भरतनाट्यम से संबंधित निम्न में से कौन है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनलमाल सिंह, रुक्मणी देवी, दीवाल सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंदा, SK सरोज, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, वैजंतीमाला बाली। ये सभी नाम इतने इम्पोर्टेंट है कि पर 1-2 दिन छोड़ के आपसे शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरतनाट्यम से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इनका नाम पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि ये इनका संबंध कौन से नृत्य से हैं या फिर इनको अवार्ड कब दिया गया था, कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो जो व्यक्तित्व बताए हैं मैंने, ये व्यक्तित्व जो भी वर्ड लगाए हैं मैंने,
आप इनको ज़रूर याद जाइएगा। और इनको अवार्ड कब कब मिला था वो है वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अगर आपको अवार्ड नहीं पता है तो मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा कि अवार्ड कब कब मिला था। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको ये प्रश्न नंबर 30 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा है, वो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। और इसकी लिंगानुपात है वो 877 है। लिंगानुपात होता है कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या, यानी हरियाणा में है वो 1000 व्यक्तियों पर 877 व्यक्ति ही हैं। जिस ऐसा मान सकते हैं आप कि हरियाणा में है वो 133 व्यक्ति हैं, वो कंवारे या रंडवे ही होते हैं। और सबसे अधिक लिंगानुपात है वो बिहार का है कि, और सबसे अधिक साक्षरता दर है वो केरल की है। सबसे कम साक्षरता दर है वो बिहार की है। सबसे अधिक घना बसा हुआ राज्य है वो बिहार है। सबसे अधिक घना हुआ बसा हुआ केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और तो क्या ही बताऊँ आपको। वैसे जनगणना का वीडियो भी मैंने बना रखा है, एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जिसमें कम से कम मैंने बस 20-25 पॉइंट लेके हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आपको जनगणना का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा उस वीडियो के बाहर से। तो जनगणना है वो 2011 की जनगणना है, वो 15वीं जनगणना थी ओवरऑल, और आज़ादी के बाद है वो 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पदायनी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा कि केरल का एक स्थानीय नृत्य है पदायनी। केरल के अन्य नृत्यों के बारे में बात करें तो केरल के प्रमुख नृत्यों के रूप में थेय्यम, तिरुवथिरकल्ली, चक्यार कुथु कुंडियाट्टम, ओटू मथुलाल, मोनियाट्टम, कथकली, पदायनी आदि ये सभी हैं वो केरल के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉबिन उथप्पा जो कि क्रिकेटर हैं वो किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि कर्नाटक राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कर्नाटक राज्य में भी कौन सी फील्ड में? तो बात करें तो इसके बारे में तो 15 अप्रैल 2022 को कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव यानी KABHI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हैं कि रॉबिन उथप्पा को है वो कौन से राज्य का बनाया है? तो कर्नाटक राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन से डिपार्टमेंट में? तो ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, जो कि कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग का एक विभाग है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव पेश किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने है वो बंगाल में है वो स्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव पेश किया था। बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने फोर्ट विलियम्स प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल भी रहे थे और वे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की थी। तो स्थायी पद्धति बंगाल में स्थायी पद्धति का कब हुई थी? तो 1793 में है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने है वो स्थायी बंदोबस्त नीति का प्रस्ताव पेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमीय सूत्र होता है वो MLT-2 होता है। बल यानी F बराबर ma होता है, यानी m यानी द्रव्यमान और यानी त्वरण। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और a त्वरण होता है, त्वरण का होता है वेग बट्टा समय यानी v/t, वेग का होता है। तो किलोग्राम इंटू वेग बट्टा समय का आप निकालेंगे तो MLT-2 उत्तर इसका आएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि बजट की अवधि कब से कब तक होती है? तो बजट की अवधि है वो वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है वो बजट की अवधि होती है। बात करें बजट 2023-24 की तो बजट 2023-24 है वो आम बजट यानी यूनियन बजट वित्त मंत्री नीला सीतारमण ने 1 फरवरी 2003 को सुबह 11 बजे सदन में ये बजट पेश किया था। तो वर्तमान में है
वो वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री है वो निर्मला सीतारमण है। और बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री है वो बजट पेश करता है। बजट हमारा 2023 का कब पेश हुआ था? तो फरवरी 2023 को, जबकि बजट सत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कि 1875 में है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और स्थापना कब और किसने की थी? तो मैडम H.G. ब्लावात्स्की और कर्नल M.S. ओलकॉट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने 1882 में अपना मुख्यालय अड्यार यानी कि मद्रास में स्थानांतरित कर दिया था। तो कब हुई थी? तो 1875 में। और किसने की थी? तो इन दो महान हस्तियों ने है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो कथक से है। इनके बारे में बात करें, इनको कौन नहीं जानता है? बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में 2021-22 में अभी निधन हो गया था। और इनके बारे में बात करें, इनकी अचीवमेंट के बारे में, तो सन 1964 में 22 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। और सन 1986 में बात है जब बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। तो बिरजू महाराज को पद्म विभूषण है वो 1986 में मिला था। उसके बाद साल 1987 में इन्हें कालिदास पुरस्कार से भी नवाजा गया था। और संगीत गायन में इनकी भूमिका को देखते हुए 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सन 2012 में बेस्ट कोरियोग्राफी में इन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। इन्हें भारतमुनि पुरस्कार का सम्मान भी मिल चुका है। और सन 2016 में बिरजू महाराज ने फिल्म फेयर अवार्ड में सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड इन्हें बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि बाजीराव मस्तानी का जो सॉन्ग है उसकी कोरियोग्राफी किसने की थी? तो उसकी कोरियोग्राफी की थी बिरजू महाराज ने। इससे पहले एक गाना और पूछ लिया गया है, शाहरुख खान की कौन सी तो मूवी थी, उसमें भी इन्होंने कोरियोग्राफी की थी, उसके लिए भी इन्हें अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है कि M1, M2, M3 तथा M4 क्या हैं? तो इनकी बात करें तो ये है मुद्रा आपूर्ति के 4 मापक हैं, M1, M2 और M4। बात करें M1, M2, 4 की कंप्लीट, तो M0 यानी रिजर्व मुद्रा है वो उसे कहते हैं प्रचलन में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों की जमा राशि प्लस RBI के पास अन्य जमा राशि, ये M0 होती है। बात करें M1 की, जो कि संकीर्ण मुद्रा होती है, इसका मतलब होता है जनता के मुद्रा प्लस जनता का जमा धन है वो M1 होता है। बात करें M2 की, तो M1 प्लस डाक के साथ बचत जमा कार्यालय बचत बैंक, उसे M2 कहते हैं। M3 है वो M1 प्लस बैंकिंग प्रणाली के साथ सावधि जमा, M4 M3 प्लस डाकघर बचत बैंकों के साथ सभी जमा। दोस्तों आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको ये पहली बार में याद नहीं होगा। आप इसको 3-4 बार देखेंगे तो आपको ये ज़रूर याद होगा कि M1, M2 और M3, M4 क्या होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध है वो तबला वादन से है। और ये तबला वादन है, इन्हें कब पुरस्कार दिया गया था? तो बात करें तो इन्हें वर्ष 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें पुरस्कारों की सूची में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है, जो भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी द्वारा दिया गया था, जो उन्हें 1990 में मिला था। तो 1990 में है वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण है वो 2002 में जाकिर हुसैन को अवार्ड मिले थे। तो एक महान तबला वादक व्यक्तित्व थे। अगला क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह को 1966 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो गुरु विपिन सिंह को है 1966 में मिला था। बात करें गुरु विपिन सिंह को, तो गुरु विपिन सिंह है वो मणिपुरी नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक थे। 1966 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें कालिदास सम्मान भी दिया था। एक क्वेश्चन है कि पुष्कर त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो पुष्कर है वो राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित है, तो वहाँ पे यह त्यौहार मनाया जाता है। बात करें कंप्लीट इसके बारे में, तो पुष्कर मेला एक वार्षिक पशुधन मेला है जो राजस्थान के अजमेर ज़िले के पुष्कर शहर में आयोजित किया जाता है।
यह 5 दिनों का मेला है जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक समाप्त होता है। पशुधन के व्यापार के अलावा मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य, संगीत और खेल जैसी प्रतियोगिताएं भी शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे? तो इसमें महाराष्ट्र ने वो 61 पदक जीते थे। महाराष्ट्र ने है वो 56 स्वर्ण पदक और 156 गोल्ड मेडल और कुल 161 पदकों के साथ मध्य प्रदेश में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब अपने नाम किया था। तो ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तो मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ था। सबसे अधिक मेडल किसने जीते थे? तो महाराष्ट्र ने 161 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम जो कि शास्त्रीय नृत्य है को किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, वहाँ से भरतनाट्यम को लिया गया है। बात करें इसके बारे में तो यह नृत्य रूप है वो दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिलपत्तिकारन में भरतनाट्यम का वर्णन भी मिलता है। अगला है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में किसने 53 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा अंतिम पघाल, जो कि फ्री स्टाइल से संबंधित है। इन्होंने है वो एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में वो रजत पदक जीता था 53 किलोग्राम भार में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में साक्षरता दर के हिसाब से अवरोही क्रम में राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, इसका सही उत्तर होगा। बात करें न्यूनतम की तो न्यूनतम राजस्थान जिसका साक्षरता दर है वो 66.06, अरुणाचल प्रदेश जिसका साक्षरता दर है वो 66.95 है, तेलंगाना 66.50 है, बिहार है वो 66.50 सॉरी, ये 63.82 इसका बिहार का सबसे कम, बिहार का, उसके बाद तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान उसके बाद है। तो राजस्थान 4 नंबर पे नीचे से, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये सबसे नीचे है वो बिहार है, सबसे ऊपर है वो केरल है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता है वो केरल की है, सबसे न्यूनतम है वो बिहार की है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि न्यूनतम से नीचे से 2 नंबर कौन सी है? तो तेलंगाना। आप ऊपर से पूछ सकते हैं कि ऊपर से 2 नंबर कौन से? लक्षद्वीप होगा इसका उत्तर। तो टॉप 3 और नीचे से टॉप 4 हमने बात की है। इस जनगणना वाला वीडियो है वो हमने बनाया है, तो आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वो वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। जनगणना से उसका एक भी बार क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रख दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कि अगस्त 2021 में है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। बात करें इसके बारे में कंप्लीट, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, उसे कर दिया है। भारत का खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है और इस सम्मान का नाम पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पे था, लेकिन 6 अगस्त 2021 को पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुआं सूखने का प्राथमिक कारण क्या है? तो कुआं जैसे पहले जानते हैं कि पहले लोग हैं वो कुएं से पानी निकालते थे, बाल्टी से पानी निकालते थे, जैसे बैल, ऊँट, उनको उनके रस्सा वसा जोड़ के कुछ पानी निकालते थे, हाथ से पानी निकालते थे बाल्टी भर के। लेकिन अभी क्या आसपास के क्षेत्र में ट्यूबवेल हो गई है, तो ट्यूबवेल से मोटरों से पानी निकलता है। तो जैसे सिंचाई होती है वो फव्वारों से होती है, तो ट्यूबवेल से पानी मोटरों से निकलने की वजह से है वो वहाँ का जो पानी का लेवल था वो कम हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा कि कुओं को सूखने का मुख्य कारण है वो आसपास के क्षेत्र में ट्यूबवेल का होना इसका प्रमुख कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून में हवाई किस दिशा में चलती है? तो इसका सही उत्तर होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मुख्य भूमि की ओर चलती है दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं। एक क्वेश्चन है कि राज्यों में न्यायिक समीक्षा
किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 के तहत है वो राज्यों में न्यायिक समीक्षा का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये था सेकंड वीडियो महामैराथन क्लास का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है हमारा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक अंत तक देखा है तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हमने जो पीछे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बार बार रिपीट होते हैं यूनिट क्वेश्चन को उठाया है हमने। जैसे सभी क्वेश्चन अब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन दोबारा देखने को ज़रूर मिलेंगे। एक वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे आपको। तो जैसे आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू दोस्तों।